हेलो बच्चों, स्वागत है आज का आपकी क्लास गीता पहचान क्लासेस में। मैं आई हूँ एक यूनिट के साथ। अब आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और मैं चाहती हूँ आपके एग्ज़ाम से 4-5 दिन पहले तक मैं आपको पूरा यूनिट कंप्लीट करके दे दूँ और जो मेरी मेहनत है वो सफल हो जाए आपके लिए। तो चलिए, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं स्टार्ट करती हूँ आज का यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर जनवरी 2024-25 पेपर 2 सब्जेक्ट हिंदी यूनिट सेक्शन 8 हिंदी नाटक, जो आपके यूनिट का एक बहुत ही प्रमुख विषय है। और मैं फिर से आपको याद दिला दूं, आपको किसी भी यूनिट को छोड़ना नहीं है। हर यूनिट की तैयारी एक जैसी करनी है और जिसमें आपकी पकड़ मजबूत है और उसको तो आप कर ही लेंगे, और जो नहीं किए हैं आप उसको ज़रूर से कर लीजिएगा और अच्छे तरह से कर लीजिएगा, क्योंकि हर यूनिट में आपकी मार्किंग अलग से होती है। कोई एक यूनिट को छोड़ देंगे तो फिर आपकी मार्किंग सही रूप से नहीं हो पाएगी। तो सारे यूनिट्स को आपको एक साथ लेके चलना है, अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है। तो आज के इस यूनिट में हिंदी नाटक के साथ हम चलेंगे। वन शॉर्ट वीडियो में आपका हिंदी नाटक का जितना भी पॉइंट्स है और जितने भी डिफिकल्टीज हैं मे भी खत्म हो जाएंगे मेरे इस क्लास में। तो चलिए, महा मैराथन रिवीजन में आज हम देखते हैं हिंदी नाटक। चलिए, एक एक करके हमारे जो सिलेबस में नाटक हैं एक एक करके हम उसे देख ले। तो मैंने आपको पूरा शुरू में लिखाया था, आपका पूरा फिर से आप एक बार देख लीजिए। ये आपके सिलेबस के सारे नाटक हैं और उनके राइटर का नाम यहाँ पर एक साथ लिखा हुआ है, आप इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। नाटक की तैयारी की सबसे पहली तैयारी कि नाटक का नाम और उनके लेखक का नाम, ठीक है, इसे आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। आगे देखिए, यहाँ पर जितने नाटक हैं एक साथ मैं उनका प्रकाशन वर्ष लेके आई हूँ और किसी किसी में उस नाटक का अंक का भी वर्णन है। तो इसे आप एक साथ देख लीजिए, आपको याद करने में आसानी होगी। यह जो नाटक है मेनली क्रम से है और अगर क्रम से आप माइंड में सेट कर लेते हैं उसका प्रकाशन वर्ष आपको याद हो जाएगा। सर्वप्रथम आपके सिलेबस में जितने नाटक हैं उस नाटक को इस क्रम से याद कर लीजिएगा और उसके बाद प्रकाशन वर्ष को उसके अनुसार अनुरूप बैठाकर आप अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको, मुझे लगता है कि बहुत सुविधा होगी। मैंने भी ऐसे ही तैयारी की थी नाटक की और वो मुझे बहुत सरल लगा था और मैं प्रकाशन वर्ष बिल्कुल नहीं भूलती थी, ठीक है। अब चलिए एक एक करके डिटेल से हम उसके बारे में जानें, उसके मुख्य पॉइंट्स को जानें और उससे संबंधित जितनी बातें हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है उसको हम जानें। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का 2 नाटक हमारे सिलेबस में है। पहला अंधेर नगरी, जिसका प्रकाशन वर्ष 1881, जिसमें 6 अंक हैं और प्रमुख पात्र में महंत गोवर्धन दास, जो उनका एक लोभी शिष्य था, मंत्री, राजा, ये प्रमुख पात्र हैं और अन्य पात्र में नारायण दास, जो उनका दूसरा शिष्य था, कबाब विक्रेता, ठीक है, काबली वाला जिसको बोलते हैं, घासीराम जो चना बेचने वाला था, नारंगी वाला, हलवाई कुंजरिन जो सब्जी बेचने वाली थी। और जो दृश्य है इसमें, यहाँ पर देखिए क्रम से 6 अंक जो हैं और उसमें 6 दृश्य भी हैं। अंक और दृश्य में क्या अंतर है मैं आपको थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं। 6 अंक में यानी जो नाटक तैयार किया जाता है उसके 6 अंक होते हैं, पार्ट होते हैं, ठीक है। उसमें जो दृश्य होते हैं, तो अगर छोटा दृश्य होता है, छोटे छोटे संवाद होते हैं, तो दृश्य और अंक एक ही होता है। लेकिन जनरली क्या होता है कि जैसे एक अंक में 2-3 दृश्य भी हो सकते हैं। तो दृश्य और अंक में यही सूक्ष्म अंतर है कि जब छोटा संवाद हो, छोटा दृश्य हो, तो एक दृश्य, एक अंक और दृश्य एक ही साथ हो जाता है और कभी कभी एक अंक में 2 से 3 दृश्य भी होते हैं। यानी एक ही जो हम क्या बैकग्राउंड बनाते हैं उसमें 2-3 दृश्य का मंचन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ इसमें जो दृश्य है, पहला है, क्रम से देखिए, छबो जो है ये भी आपके एग्जाम में आता है। दृश्य में पहले बाहे का दृश्य है, फिर बाजार का, फिर जंगल का, फिर राजसभा का, फिर अरण्य का यानी जंगल का और फिर अंत में
श्मशान का। ये क्रम आप याद रखिएगा, 6 क्रम है, ठीक है। दूसरा इनका नाटक है भारत दुर्दशा। चलिए, इससे पहले मैंने जो कलेक्शन किया था अपने लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, वो भी मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस कर दूं। इसमें आपके अंधेर नगरी के बारे में और हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में। तो इनका जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश 9 सितंबर 1850 को हुआ था और इनका निधन 6 जनवरी 1885, 35 वर्ष की अल्पायु में। यह सर्वाधिक लोकप्रिय नाटक है इनका। 6 अंकों के इस नाटक में विवेकहीन और निरंकुश शासन व्यवस्था पर करारा व्यंग करते हुए उसे अपने ही कर्मों द्वारा नष्ट होते दिखाया गया है। भारतेंदु जी ने इसकी रचना बनारस के हिंदू नेशनल थिएटर के लिए एक ही दिन में किया था। ये आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। 1880 में काशी के विद्वान ने इन्हें भारतेंदु यानी भारत का चंद्रमा की उपाधि दी थी। तो यह जो इनका नाटक है, इस नाटक के माध्यम से यह दिखाया गया है कि कैसे अपने विवेकहीनता के कारण और निरंकुश शासन व्यवस्था के कारण हम एकदम अंततः क्या हो जाते हैं, गर्त में पहुंच जाते हैं। इसमें ये फेमस है अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, यानी सब कुछ 1 रुपया में मिलने के चक्र में हम उसके चक्रव्यूह में फंस जाते हैं और अपने कुशासन व्यवस्था को ही सर्वश्रेष्ठ मानकर गर्त में पहुंच जाते हैं, ठीक है। इनका दूसरा नाटक हमारे सिलेबस में जो है वह है भारत दुर्दशा, प्रकाशन वर्ष 1880। इसमें 6 अंक हैं और दृश्य है, मैंने एक साथ लिखा है क्योंकि, और इसमें पहले वाले में भी वही बात थी कि 6 अंक और 6 दृश्य साथ साथ थे, यानी छोटा छोटा दृश्य था तो उस अंक और दृश्य एक हो गया था। भारत दुर्दशा में भी वही बात है, 6 अंक यानी छोटा छोटा अंक है और एक ही दृश्य अंक में एक दृश्य को कवर कर लिया गया है। इसके प्रमुख पाठ भारत, भारत दुर्दैव और भारत भाग्य, अन्न पात्र में योगी, आलस्य, मदिरा, सत्यानाश, फौजदार, रोग, अंधकार, निर्लज्जता, आशा आदि हैं। और ये नाम सुनकर आपको लग रहा होगा ये कैसे पात्र है, तो जान लीजिए भारत दुर्दशा नाटक में मनोभावों का मानवीकरण किया गया है। इसमें ब्रिटिश राज्य की निर्ममता और शोषण का चित्रण किया गया है। इसमें भारतेंदु ने प्रतीकों के माध्यम से भारत की तत्कालीन स्थिति का चित्रण किया है। वे भारतवासियों से भारत की दुर्दशा पर रोने और फिर इस दुर्दशा का अंत करने का प्रयास करने का आह्वान करते हैं। भारतेंदु जी ने भारत दुर्दशा का कारण सामाजिक विद्वानों को माना है, लोगों में व्याप्त हालत व रूढ़िवादी सोच को माना है, लोगों के निराशावादी, लक्ष्यहीन और जो विपत्रा अनुमुखी सोया हुआ समाज का जो रूप है उसे माना है। और यह जो समाज है एक बहुत बड़ा कारण है, यानी कि आलसी, इसका जो एक बहुत बड़ा वर्ग है वो आलसी है, शिक्षित है, कमज़ोर है, जो अपनी पुरानी सड़ी गली मान्यताओं को ढोकर एक दूसरा वर्ग इस समाज का निरंतर शोषण करता रहा है। नहीं, यानी हम जो प्रवृत्ति अपनाते हैं निराशावादी की, लक्ष्यहीनता की, नहीं, और मतलब कि ऊपर नहीं जाने की, तो एक वर्ग हमारा शोषक बनकर हमारा शोषण करता है। इसीलिए भारत की यह दुर्दशा है, ठीक है। किंतु वह इस परंपरा का विशेष क्या कहते हैं जो रूप है वो इसमें दिखा रहे हैं भारतेंदु जी, वह इसका विरोध करते नजर आ रहे हैं। और जो यह हमारा रूप है वह निराशावादी और हम क्या होते जा रहे हैं, भाग्यवादी होते जा रहे हैं। इसी का चित्रण उन्होंने भारत दुर्दशा नाटक में किया है, ठीक है। आपके सिलेबस का दूसरा जो नाटक है जयशंकर प्रसाद गुप्त जी का चंद्रगुप्त नाटक है। ध्यान से सुनिए आप। इसका प्रकाशन वर्ष सन 1931 ईस्वी, जिसमें 4 अंक और 44 दृश्य हैं। अब आप समझ गए होंगे अंक और दृश्य का, यानी एक अंक में मतलब बहुत सारे दृश्य भी
फिल्माए जा सकते हैं, दिखाए जा सकते हैं। ठीक है। इसके प्रमुख पात्र में चंद्रगुप्त, चाणक्य, राक्षस, पर्वतेश्वर, सिंहरन, आकभिक, वरुरुचि, सक्टार, सिकंदर, फिलीपींस, देवर, नागदा, गांधार नरेश, मौर्य सेनापति आदि का वर्णन इसमें प्राप्त होता है। आप इसे इसके पात्र के रूप में इसे जरूर याद रखिएगा। यह बहुत ही फेमस कृति हमारे जयशंकर प्रसाद जी की है। वो हमारे पुरुष पात्र थे। महिला पात्र में अलका, सुवासिनी, कल्याणी, मालविका, कर्नेलिया, पत्नी एलिस आदि का वर्णन प्राप्त होता है। यह नाटक विदेशियों से भारत के संघर्ष और भारत की जीत की कहानी है। ठीक है। सन 1931 में रचित इसमें विदेशियों से भारत का संघर्ष और उस संघर्ष में भारत की जो विजय की थीम थी उठाई गई है। यह नाटक मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के उत्थान की कथा नाट्य रूप में कहती है। साथ ही साथ उस समय का जो समय था, हमारा महाशक्तिशाली जो रूप था, महाशक्तिशाली राज्य मगध के राजा घनानंद के पतन की भी कहानी कहता है। यह नाटक चाणक्य के प्रतिशोध और विश्वास की कहानी भी कहता है। यह नाटक जो हमारा है ये राजा चाणक्य की प्रतिशोध और विश्वास की कहानी कहता है। और इसमें जो घात, आघात, प्रेम और जो दुर्भावना है, द्वेष, घृणा, महत्वाकांक्षा, बलिदान और यह प्रेम की कहानी भी कहता है। यह ग्रीक के विश्व विजेता सिकंदर, जो कहीं कहीं नाम अलेक्जेंडर या अलेक्जेंद्र के रूप में आता है, उसकी भी कहानी यह कहता है। और यह प्रेम को दर्शाता हुआ एक राष्ट्रीय एकता की प्रतीक का भी यह कहानी है। चंद्रगुप्त नाटक जो है 4 अंकों में विभाजित है। इसमें 3 घटनाएं ऐतिहासिक रूप से दिखाई गई है। अलेक्जेंद्र का आक्रमण यानी अलेक्जेंडर का आक्रमण, और उसके बाद नंद कुल की पराजय और सेल्यूकस का प्रादुर्भाव इसमें बहुत सुंदर तरीके से दिखाया गया है। तो मैंने पात्र का परिचय आपको दे ही दिया। तो ये मैंने जो कलेक्शन किया था इसकी रूपरेखा मैंने यहाँ पर आपको दिखाई। ठीक है। इनका दूसरा नाटक स्कंदगुप्त है। इसका प्रकाशन वर्ष सन 1928 ईस्वी में हुआ था। इसमें 5 अंक और 33 दृश्य हैं और यह एक गीति नाटक है। इसमें 17 गीत भी हैं। प्रमुख पात्र में स्कंदगुप्त नाटक का केंद्रीय पात्र और नायक, पर्णदत्त गुप्त कुल के वृद्ध सेनापति, भटार्क महत्वाकांक्षी पात्र, प्रख्यात कीर्ति भारतीय संस्कृति के समावेशी गुण के अनुरूप पात्र, प्रपंच बुद्धि बौद्ध भिक्षु जो अहिंसा के नाम पर हिंसा करता है, मातृगुप्त कवि और महाकवि कालिदास। ठीक है, याद रखिएगा मातृगुप्त कालिदास जी को मातृगुप्त के रूप में जाना जाता है। बंधु वर्मा और भीम वर्मा राष्ट्र की एकता और रक्षा के लिए कटिबद्ध पुरुष। धातु सेन कुमार दास सिंघल का राजकुमार जो भारत भ्रमण के लिए आया हुआ है। मुहल विदूषक जो हास्य व्यंग के साथ साथ राष्ट्रहित के काम को भी करता है। चक्रपालित गुप्त कुल के वृद्ध सेनापति और पर्णदत्त के पुत्र। तो इनके पात्र का ये परिचय है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके सिलेबस के अनुसार। तो इनके पात्रों का नाम आपको जरूर से याद रखना है। ठीक है। स्कंदगुप्त नाटक में एक और गुप्त कुल के राज सिंहासन को प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले षड्यंत्र हैं, तो दूसरी ओर विदेशी आक्रमणकारियों से राष्ट्र की रक्षा का भाव भी है। इसके साथ ही व्यक्तिगत जीवन के प्रेम, त्याग, उदासीनता, ईर्ष्या जैसे मानव सुलभ भाव भी इसमें समाहित है। तो मेरी यह कोशिश होती है कि आपका जो भी पॉइंट है, की पॉइंट्स है, आपका एक भी नहीं छूटे। तो तुम क्या कहते, थोड़ी जल्दबाजी होती है लेकिन मैं सारे पॉइंट्स लेके आती हूँ कि आपको कहीं से कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। आगे देखिए, इसका प्रकाशन वर्ष तो मैंने बताया ही दिया। यह देखिए 5 खंडों में विभाजित है और प्रत्येक अंक दृश्यों में विभाजित है।
स्कंदगुप्त ने भारत की हूणों से रक्षा की थी। इन्होंने पुष्यमित्रों को हराकर विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त की और इसके पात्र के रूप में हमने आपको बता ही दिया। इसके पात्र का पूरा विवरण आपको हमने यहाँ पर दिया हुआ है, तो वो आपने देख ही लिया। आगे यह नाटक राष्ट्रीय उन्नति की संवेदना को जागृत करता है। व्यक्तिगत स्तर पर यह स्कंदगुप्त अपने मन स्थिति से जूझता है। वहाँ एक साधारण मनुष्य की तरह, सरल मनुष्य की तरह वह दिखाई पड़ता है और यही स्कंदगुप्त नाटक की महत्ता भी है। आपने अगर पढ़ी होगी या यह नाटक जरूर पढ़ा होगा। अगर पढ़ा होगा तो आपको इसकी विषय वस्तु के बारे में पूरी जानकारी होगी। मैं की पॉइंट्स लेकर आई हूँ ताकि जो आपका जो कमिंग एग्ज़ाम है, जो कि बहुत नज़दीक है, उसमें आपका फुल रिवीजन हो सके। ठीक है, आगे देखिए। इनका दूसरा प्रमुख नाटक ध्रुवश्वामिनी है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1933 में हुआ था। यह 3 अंक और दृश्य हैं, यानी कि इसका भी ये अंक दृश्यों में एक साथ बटा हुआ था। छोटे छोटे अंक उसी के साथ दर्शाए गए, वह दृश्य के रूप में भी हमारे सामने है। तो इसके प्रमुख पुरुष पात्र हमारे हुए चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, सकराज आदि। प्रमुख स्त्री पात्र ध्रुवश्वामिनी, मंदाकिनी, कोमा आदि। यह नाटक इतिहास और कल्पना से जुड़ा हुआ है। इसमें स्त्री पुनर्विवाह और स्त्री पात्रों के सशक्तिकरण का चित्रण किया गया है। नाटक में नारी सामाजिक स्थिति, वैवाहिक स्थिति और उसके अधिकारों से जुड़ी समस्याओं को उठाया गया है। साथ ही शासक के दायित्वों से जुड़ी समस्याओं को भी इसमें बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। ध्रुवश्वामिनी जो इनके द्वारा रचित प्रसिद्ध हिंदी नाटक है, यह प्रसाद जी की जो क्या कहते हैं नाट्य कृति है, बहुत उत्तम नाट्य की प्रस्तुति है। इसका कथानक गुप्त काल से संबंध है और शोध द्वारा इतिहास सम्मत है, यानी इनका ये नाटक एकदम इतिहास सम्मत है, प्रामाणिक रूप से यह सही है। ठीक है, यह नाटक इतिहास की प्राचीनता में वर्तमान काल की समस्या को प्रस्तुत करता है। इन्होंने युग समस्याओं के हल के रूप में इसे यहाँ प्रस्तुत किया है। वर्तमान के धुंधले में एक ज्योति दी है। ठीक है, राष्ट्रीयता के साथ साथ विश्व प्रेम का संदेश दिया है उन्होंने इस नाटक में। इसमें 3 अंक हैं। ध्रुवश्वामिनी या ध्रुव देवी चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी थी। उसके गर्भ से जन्मे चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम कुमारगुप्त था। यह एक नारी प्रधान नाटक है। इससे जुड़ी जितनी बातें थी मैंने आपको स्पष्ट की। अगला नाटक धर्मवीर भारती जी का अंधा युग है, जो गीति नाटक है। प्रकाशन वर्ष 1954, कहीं कहीं 1955 भी जिक्र आता है। इसमें 5 अंक हैं क्रम से और यह मंगलाचरण से शुरू होता है। इसका आपको क्रम याद रखना है। ठीक है, कौरव नगरी, पहले अंक में कौरव नगरी का दृश्य दिखाया गया है। उसके बाद पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य, गांधारी का श्राप और विजय एक क्रमिक आत्महत्या। ये 5 अंक हैं इसके, और इसका जो समापन होता है वह प्रभु यानी श्री कृष्ण की मृत्यु से होता है। तो यह धर्मवीर भारती का जो यह हिंदी काव्य नाटक है, इस गीति नाट्य का क्या कहते प्रकाशन हमने आपको बता ही दिया। 1955, कहीं कहीं 1954 मेनली, कहीं कहीं 55 भी दिखाई पड़ता है। इसका कथानक महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं और जो मानवीय महत्वाकांक्षाओं का जो रूप होता है इसमें प्रस्तुत किया गया है। महाभारत के 18वें दिन से लेकर श्री कृष्ण की मृत्यु तक का जो पूरा क्षण है इसमें आधारित है। ठीक है, प्रमुख पात्र के रूप में धृतराष्ट्र, गांधारी, कृष्ण, विदुर, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, संजय, युत्सु और बलराम जी इसमें प्रमुख पात्र के रूप में दिखाई देते हैं। अंधा युग के पात्र जो है महाभारत कालीन है, जो यहाँ आपने देख भी लिया और इसका परिचय आपको पहले से पता है। इसका पहला मंचन 1964 में प्रसिद्ध रंगकर्मी इब्राहिम अलकाजी
ने किया था। ये बात आपको इम्पोर्टेंट रूप से याद रखनी है। इस नाटक को पहली बार इलाहाबाद ऑल इंडिया रेडियो पर रेडियो नाटक के रूप में सुना गया था। धर्मवीर भारती को इस नाटक के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये आपका धर्मवीर भारती जी का जो अंधा युग नाटक है, सारे की पॉइंट्स यहाँ पर मैंने आपको बताए और अब आपको इसको अच्छे से याद रखना है। अगला नाटक है लक्ष्मी नारायण लाल जी का सिंदूर की होली। ठीक है, प्रकाशन वर्ष 1934। इसमें 2 अंक और 3 दृश्य हैं। प्रमुख पात्र के रूप में इसमें जो हैं वो हमारे रजनीकांत, मनोज शंकर, माहिर अली, मुरारी लाल जो डिप्टी कलेक्टर हैं, भगवंत सिंह और आदि। स्त्री पात्र में चंद्रकला जो मुरारी लाल की बेटी है और जो प्रमुख पात्र के रूप में है मनोरमा आदि। यह नाटक नौटंकी शैली पर आधारित है और इसमें वैधव्य की समस्या को केंद्र में रखा गया है। अब ये नाटक और ये नौटंकी शैली क्या है, यानी जब किसी बात को, किसी विषय वस्तु को हम क्या कहते हैं संवाद के माध्यम से एक अनोखे रूप में, यानी कि मतलब कि ऐसा प्रस्तुत करते हैं जिसमें कि उसका रेखांकन भी दिखना चाहिए, जो बात हम कह रहे हैं वो उसमें शैली दिखी जाती है, वो हमारा नौटंकी शैली कहलाता है। ठीक है, इस नाटक की भूमिका राम प्रसाद त्रिपाठी जी ने लिखी थी। यह बात आपको याद रखनी है इस संदर्भ में। लक्ष्मी नारायण मिश्र एक सामाजिक और ऐतिहासिक नाटककार थे। उनके नाटकों पर पश्चिम के नाटककार बर्नार्ड शॉ और इब्सन का प्रभाव दिखाई पड़ता था। ये बात आपको याद रखनी है। इससे जुड़ी और कुछ बातें, सिंदूर की होली जो लक्ष्मी नारायण लाल जी की है तो हमने जान ही लिया। तीनों अंकों में दृश्य का स्थल एक ही है। ठीक है, डिप्टी मुरारी लाल के बंगले की बैठक। पहला दृश्य 9 बजे का, यानी कि ये जो तीनों अंक इसमें दर्शाया गया है, मंचन किया गया है, उसमें एक ही मतलब जगह पर तीनों दृश्य फिल्माए गए हैं। डिप्टी कलेक्टर कहाँ के मुरारी लाल जो हैं इसमें मुख्य पात्र के रूप में, उसके बंगले का दृश्य है। पहला दृश्य 9 बजे का, दूसरा दृश्य संध्या काल का और तीसरा दृश्य रात्रि 10 बजे का। ठीक है, दिन वर्षा काल का। यह भी आपको बात याद रखनी है क्योंकि यह भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यह जो नाटक है नारी प्रधान है और इसकी नायिका कौन है, चंद्रकला जी हैं। और यहाँ मैंने आपको पात्र के बारे में बता दिया। यहाँ पर पात्र के रूप में आप देख लीजिए, इसके जो प्रमुख पात्र हैं रजनीकांत, मनोज शंकर, मुरारी लाल डिप्टी कलेक्टर, माहिर अली, भगवंत सिंह, हरनंदन सिंह, चंद्रकला जो मुरारी लाल की बेटी है। ठीक है, मनोरमा डॉक्टर और कुछ अन्य जो मैंने आपको यहाँ भी बताया था अभी। अगला नाटक है मोहन राकेश जी का आधे अधूरे। ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष सन 1969 ईस्वी है। यह भी 3 अंक में विभाजित है। यह नाटक मध्यम वर्गीय जीवन पर आधारित नाटक है। इसमें 3 स्त्री पात्र तथा 5 पुरुष पात्र हैं। याद रखना है, जितनी भी बातें मैं कह रही हूँ आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें 4 पुरुषों की भूमिका एक ही पुरुष पात्र निभाता है। यही इसकी खूबी है, विशेषता है। ये क्रम से आप याद रखिएगा। महेंद्रनाथ पहला पुरुष, सिंघानिया दूसरा पुरुष। सिंघानिया जी के बारे में एक और प्रश्न आया था एक बार नेट के एग्जाम में कि सिगरेट पीने वाला व्यक्ति कौन है, लगातार सिगरेट पीने वाला, और कौन सा पुरुष है वो, तो सिंघानिया के नाम से आप ये बात याद रखिएगा। तीसरा पुरुष जगमोहन, चौथा जुनेजा एवं मनोज। 5 पात्र हैं पुरुष पात्र के रूप में, और स्त्री पात्र में सावित्री, बिन्नी और छोटी लड़की जिसका नाम क्या रहता है, किन्नी। आपको पात्र के नाम भी याद रखने हैं। सावित्री, बिन्नी और किन्नी स्त्री पात्र है। यह जो नाटक है आधे अधूरे का अंग्रेजी अनुवाद हाफवे हाउस नाम से बिंदु बत्रा जी ने किया है। ये आप जरूर याद रखिएगा। यह नाटक धर्मयुग पत्रिका में 3 अंकों में छपी थी सर्वप्रथम।
इस नाटक में महेंद्र नाथ और सावित्री की 2 बेटियां और एक बेटा है। अशोक बेटा है उसका, बिन्नी और किन्नी बेटियां हैं, यानी पीछे भी मैंने आपको ये बताया। इस नाटक में सभी पात्र अहंग की भावना से ग्रसित हैं। अगला नाटक आपका मोहन राकेश जी का ही आषाढ़ का एक दिन है। प्रकाशन वर्ष सन 1958 इसमें 3 अंक और 3 दृश्य हैं। प्रमुख पात्र में कालिदास, मल्लिका, अंबिका एवं विलोम। गौण पात्र में दंतुल, मातुल, निक्षेप, रंगिनी, संगिनी, अनुस्वार, अनुनासिक, प्रिया गोमंजरी जो उनकी पत्नी है उज्जैन में जहाँ उनकी शादी हुई थी आदि, ये प्रमुख पात्र हैं आषाढ़ का एक दिन नाटक के। यह नाटक संस्कृत के प्रसिद्ध कवि एवं नाटककार कालिदास, जो कश्मीर के शासक के रूप में मात्रगुप्त के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कहानी है। यह महाकवि के निजी जीवन पर केंद्रित है, जो 1000 ईस्वी से 500 ईस्वी के अनुमानित काल में व्यतीत हुई है। यह बात आपको इम्पोर्टेंट रूप से याद रखनी है। इस नाटक का शीर्षक कालिदास की रचना मेघदूतम की शुरुआती पंक्तियों से ली गई है और यह त्रिखंडीय नाटक है। प्रथम खंड जो है उनका हिमालय में जो स्थित कालिदास का गांव है वहाँ से लिया गया है, जहाँ वह शांति से जीवन बिताते हैं मल्लिका के प्रेम में। द्वितीय खंड उज्जैनी नगरी का है, जो जब वह मल्लिका को छोड़कर उज्जैन चले जाते हैं और वहीं राजकाज संभालते हुए प्रिया गुंजरी से उनकी शादी होती है, लेकिन वहाँ फिर छोड़ छाड़ के वो गांव आ जाते हैं। वही तृतीय खंड में कालिदास का सब कुछ छोड़कर पुनः गांव में आ जाने का चित्रांकन है। यह जो नाटक है इसे कभी कभी हिंदी नाटक के आधुनिक युग का प्रथम नाटक कहा जाता है, ये बात याद रखिएगा। 1959 में इसी वर्ष का सर्वश्रेष्ठ नाटक होने के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से इसे सम्मानित किया गया आषाढ़ का एक दिन को। और इसमें कई प्रसिद्ध जो निर्देशक हैं इसे मंच पर ला चुके हैं। 1971 में निर्देशक मनी कौल ने इस पर आधारित एक फिल्म बनाई, जिसने आगे चलकर साल का सबसे बड़ा फिल्म फेयर पुरस्कार जीत लिया। यह नाटक कालिदास के जीवन पर केंद्रित है। तो अभी मैंने तुरंत बताया 1000 से उनका यहाँ जो वर्णन है वहाँ प्राप्त होता है और यह त्रिखंडीय नाटक है, जैसा मैंने अभी आपको तुरंत बताया। तो जहाँ जहाँ से मैंने इसको का कलेक्शन किया है उसके सारे पॉइंट्स मैं आपको बताते जा रही हूँ, ताकि आपके कमिंग एग्जाम में मैं आपकी सहायक हो सकूं। अगला नाटक हबीब तनवीर जी का है, आगरा बाजार। प्रकाशन वर्ष जो है इसका 2004 ईस्वी है। इसमें 2 अंक हैं और क्या कहते हैं, चलिए मैं कुछ और ही सोचने लगी। इसमें 2 अंक हैं। पहला अंक आगरा शहर की वस्तु स्थिति और शायर नजीर अकरावादी के परिचय से शुरू होता है। ये जो नजीर अकरावादी हैं आगरा शहर के बहुत बड़े शायर थे। और इसका दूसरा अंक जो है बंजारा से शुरू होता है और आदमी नामा पर खत्म होता है। ये बात आपको याद रखनी है इसके संदर्भ में, आगरा बाजार के संदर्भ में। यह नाटक 1954 में पहली बार मंचित हुआ था। इस नाटक को हबीब तनवीर ने 1970 एवं 1989 2 बार संशोधित किया। ये बात भी आपको याद रखनी है इसके संदर्भ में। इस नाटक में सामाजिक एवं सांस्कृतिक समस्याओं का चित्रण किया गया है। साथ ही साथ इस नाटक में स्थानीय संस्कृति, लोक जीवन और लोक परंपराओं का भी चित्रण किया गया है। और इस नाटक में हास्य रस्य का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है। इससे जुड़ी और कुछ बातें और मैंने आपको बता ही दी। और हबीब तनवीर जी का जन्म 15 सितंबर 1930 और निधन 8 जून 2009 को हुआ था। ये बात भी आप याद रखिएगा। और यह जो कथानक है एक अंचल की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक का जो और आर्थिक क्रियाकलापों पर केंद्रित है। पात्र के रूप में ककड़ीवाला जो मुख्य पात्र के रूप में है,
पुलिस वाला और अन्य पात्र तरबूज वाला, पान वाला, ठीक है, कनमलेलिया, ठीक है, मदारी वाला और नजीर अकबराबादी जो कपीदा के माध्यम से ककड़ी बिकने लगती है। तो यह जो आपका नाटक है, इस नाटक के माध्यम से क्या कहते हैं, नाटककार ने यह दिखाया है कि कैसे कि किसी का नाम का फ़ायदा उठाकर हम उसका अपने जो बातों को महत्व देते हुए उसका शोषण करते हैं, और बहुत ही व्यंग्यात्मक रूप में इस नाटक को बताया गया है। ठीक है, अगला नाटक आपका है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का बकरी, जिसका प्रकाशन वर्ष 1974 ईस्वी है। इसमें 2 अंक हैं और हर अंक में 3 दृश्य हैं। इसका प्रमुख पात्र दुर्जन, सत्यवीर, कर्मवीर, सिपाही, युवक, विपत्ति, काका, चाचा, चाची और काकी। यह एक प्रतीक नाटक है। इसमें आम आदमी की पीड़ा का चित्रण है। इसमें भारतीय राजनेताओं के मुखौटों का पर्दाफाश किया गया है। यह जो गांधीवादी विचारधारा का आड़ लेके जो राजनीतिक लोग कमजोर वर्ग का शोषण करते हैं, इसमें बहुत सुंदर से वर्णन किया गया है। यहाँ पर जो बकरी है, गरीब जनता का प्रतीक है। 2 अंकों में विभाजित यह नाटक है। प्रत्येक अंक में 3-3 दृश्य हैं। साधारण व्यक्ति की शोषण की कथा को यहाँ परिलक्षित किया गया है, और क्या कहते हैं, जो राजनीतिक का जो रूप है, जो गांधी के विचारों और उनके नामों का जो दुरुपयोग किया जा रहा है इस नाटक में, उसी का मंचन बहुत सुंदर तरीके से किया गया है। नाटक में गांधी जी की बकरी बताकर लोगों का शोषण किया जाता है और गांधी जी के सिद्धांतों का दुरुपयोग भी इसमें दिखाया गया है। यह नाटक हमारे सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों का सीधा चोट करती हुई नजर आती है। ठीक है, यह एक प्रतीक नाटक है। इसमें आम आदमी की पीड़ा का चित्रण है। इसमें भारतीय राजनेताओं के मुखौटों का पर्दाफाश किया गया है। इस नाटक में 3 डाकू तथा 1 सिपाही के साथ मिलकर एक गरीब औरत की बकरी हड़पने का प्रसंग दिखाया गया है। कैसे गांधी जी की बकरी बताकर अपना उल्लू सीधा करते हैं और गरीबों का शोषण करते हैं। बहुत सुंदर तरीके से इसका वर्णन हमारे यहाँ पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने किया है। अगला आपका नाटक है शंकर शेष का एक और द्रोणाचार्य, बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक, जिसका प्रकाशन वर्ष 1977 ईस्वी है। इसमें 2 अंक हैं और 11 दृश्य हैं। 2 पार्ट में बटा हुआ है। उसी 2 पार्ट में 11 दृश्य फिल्म मतलब दर्शाए गए, मंचन किया गया है। इनके प्रमुख पात्र अरविंद, विमलेंदु, अनुराधा, अध्यक्ष का पुत्र चंदू, साथ ही पौराणिक कथा महाभारत के भी पात्र इसमें आए हुए हैं, जिसमें द्रोणाचार्य कृपि जो द्रोणाचार्य की पत्नी है, दुर्योधन, अश्वत्थामा जो द्रोणाचार्य का पुत्र है, द्रौपदी आदि पात्र भी इस नाटक में आए हुए हैं। नाटक में वर्तमान शिक्षक की तुलना द्रोणाचार्य से की गई है। नाटक में शिक्षक को अन्याय सहने की परंपरा देने का जिक्र है। जैसे हमारे द्रोणाचार्य जी ने अन्याय सहने की परंपरा को सिखाया, महाभारत में इसका प्रमाण प्राप्त होता है। आज के वर्तमान संदर्भ में उसी द्रोणाचार्य से जोड़कर एक और द्रोणाचार्य के नाम से इस बात को, इस पक्ष को मजबूती से उठाया गया है। नाटक के जरिए महाभारत की पौराणिक कथा को आज की शिक्षा व्यवस्था में मौजूद भ्रष्टाचार को रेखांकित किया गया है। यह जो नाटक है तो मैंने आपको बता ही दिया कि इसका प्रकाशन वर्ष, कथानक में एक शिक्षक की तुलना द्रोणाचार्य से की जाती है, जिसने एक क्या कहते हैं शिक्षक को अन्याय सहन करने की परंपरा दी। इस नाटक में 2 समस्या को दर्शाया गया है। पहला शिक्षा व्यवस्था में कदाचार को, और दूसरा वेतन भोगी मध्यम वर्ग के अध्यापक के अस्तित्व की समस्या को। 2 चित्रण इस नाटक में बहुत सुंदर तरीके से किया गया है। ठीक है, तो नाटक के पात्र जैसा अभी मैंने आपको बताया कि इसमें एक प्रवीण जो प्रोफेसर हैं, जो क्या शिक्षक जो कि आदर्शवादी हैं और सत्ता के दबाव में आदर्श को ताक पर रखकर
काम करते हैं। और इसमें एक और पात्र है विमलेंदु जी का, ये भी एक शिक्षक हैं और जो सत्ता के विरोध में क्या कहते हैं अपना सब कुछ से हाथ धो बैठते हैं। तो इसमें इसका जो चित्रण है यह बहुत, जो द्रोणाचार्य की जो परंपरा है सहने की, अन्याय सहने की, उसका यहाँ पर आज के संदर्भ में इसका चित्रांकन किया गया है अरविंद और विमलेंदु जी के पात्र के रूप में बहुत ही सुंदर तरीके से। आपका अगला नाटक उपेंद्र अस्क जी का है। उपेंद्र अस्क जी का जन्म 14 दिसंबर 1910 और निधन 19 जनवरी 1996 को हुआ था। अंजू दीदी जो नाटक है इसका प्रकाशन वर्ष 1955 है। यह 2 अंक में विभाजित है और दोनों अंकों में 3-3 दृश्य हैं। ठीक है। पहला अंक का स्थान दिल्ली में अंजलि दीदी के बंगले की बैठक व खाने का कमरा, समय 1993, गर्मियों का एक दिन। ये बात आपको याद रखनी है गंभीरता से। दूसरे अंक का स्थान दिल्ली में अंजलि दीदी का वही बैठक स्थान व खाने का कमरा 20 वर्ष बाद 1953, सर्दियों का एक दिन। तो यहाँ पर गर्मियों का एक दिन है 1993 है और 20 वर्ष बाद ये सर्दी का दिन है। इस नाटक का प्रथम मंचन 30 जनवरी 1954 को बम्बई हिंदी विद्यार्थी मंडल के द्वारा सेंट जेवियर कॉलेज में हुआ था। यह नाटक पारिवारिक नियंत्रण से परिवार विघटन की समस्या को दर्शाती है। इसमें यांत्रिक ढांचे में ढालने की प्रवृत्ति का रूप यहाँ पर दिखाया गया है, मंचन किया गया है। प्रमुख पात्र के रूप में अंजलि, अंजू दीदी जिनकी उम्र लगभग 30 वर्ष है, श्रीपद कहीं कहीं नाम आता है, अंजू दीदी का भाई जो उम्र 27-28 वर्ष, कभी कभी उम्र भी पूछी जाती है इसलिए मैं ये लेके आई, इंद्र नारायण पति उम्र 38 से 40 वर्ष, अनिमा अंजू दीदी की सहेली, नीरज अंजू दीदी का पुत्र उम्र 11 वर्ष, मुन्नी नौकरानी, राधु नौकर, ओमी नीरज की पत्नी। यहाँ पर 2 दृश्य में यानी आप 20 साल का अंतर है तो उम्र फिर बढ़ जाती है, यानी कि पहले दृश्य में छोटे मतलब बेटे के रूप में नीरज को दिखाया जाता है और 20 वर्ष बाद सबकी का उम्र जो है वो परिवर्तन करके दिखाया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि पहले अंक में जो दिखाया जाता है वो गर्मी के मौसम में तो उसके पुत्र की उम्र 11 वर्ष होती है और अंजू दीदी की उम्र कितनी वर्ष होती है, 27 से 28 वर्ष, पति की उम्र अंजू दीदी की 30 वर्ष, उनके भाई की 27 से 28 वर्ष और उसके पति की 38 से 40 वर्ष। और वही द्वितीय दृश्य में आप 20 वर्ष उसमें जोड़ के बताइएगा, ये बात आप याद रखिएगा। मुन्नी नौकरानी, राधु नौकर, ओमी नीरज की पत्नी, अंजू दीदी की बहू जो दूसरे दृश्य में आती हैं, अन्नो नीरज की मौसी, नजीर नीरज का दोस्त, श्रीपद नीरज के मामा, यानी जो ऊपर में वर्णित किया गया है। ठीक है। तो यह जो नाटक है मनोवैज्ञानिक और सामाजिक नाटक को दर्शाता है। अहमवादिता और प्राचीन संस्कारों का दुष्परिणाम इसमें दिखाया गया है। अविभाज्य एवं अनुशासन प्रिय स्त्री का चित्रण दिखाया गया है। जीवन को यांत्रिक ढांचे में डालने की प्रवृत्ति, नारी की कठोर पारिवारिक नियंत्रण से परिवार की विघटन की समस्या, अस्तित्ववाद की झलक, नायिका प्रधान नाटक, व्यक्ति जैसा चाहता है वैसा कर नहीं पाता, उस पर कर्तव्य आ जाते हैं और उसका फिर जो दुष्परिणाम होता है इसका वर्णन इसमें प्राप्त होता है। अंजू दीदी एक समस्या मूलक माँ है जो अपने नीतियों को बच्चों की अपनी मर्जी से जीने नहीं देती। ठीक है। और न ही अपने पति को। अंततः अंजलि का मानसिक संतुलन खो जाता है और खुद पर जो उनकी आत्महत्या कर लेती है, यानी सह नहीं पाती और आत्महत्या कर लेती है। यहाँ पर जो यांत्रिक जीवन जीने के लिए जो हम बाध्य कर देते हैं या बाध्य हो जाते हैं उसका जो दुष्परिणाम होता है इसका चित्रण अंजू दीदी नाटक में बहुत सुंदर से मंचित किया गया है उपेंद्र अस्क जी के द्वारा। आपके सिलेबस का अंतिम नाटक मन्नू भंडारी जी का महाभोज है और इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दे दूं। ये महाभोज जो है
नाटक सर्वप्रथम उपन्यास के रूप में 1979 में प्रकाशित हुआ। फिर इसे नाटक के रूप में 1983 में प्रकाशित किया गया। ये बात भी आपको याद रखनी है, इस प्रश्न को बहुत बार दोहराया गया है। महाभोज नाटक का जो कथानक है 1977 में घटित बिहार के पटना जिले का बेलछी नरसंहार पर आधारित है। ये बात भी आपको याद रखनी है। उपन्यास की दृष्टि से महाभोज न चरित्र प्रधान उपन्यास है, न समस्या प्रधान या आज के राजनीतिक माहौल को उजागर करने वाला स्थिति प्रधान उपन्यास है। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि महाभोज किस प्रकार का उपन्यास है। ये बात भी आपको याद रखनी है। आज राजनीति को स्वप्नों, आदर्शों और मूल्यों का रूप नहीं चलता, बल्कि राजनीति खुद अपने चरित्र गढ़ लेती है। इसमें इसी का चित्रांकन बहुत मजबूती से किया गया है। चरित्र जो अपने भीतरी निर्णय या विवेक या साहस से नहीं चलती, ठीक है, वस्तु स्थितियों के दबाव से बनती और बिगड़ती रहती है। आज़ादी के बाद के कानून, न्याय व्यवस्था का पालन और सत्तारूढ़ व्यक्तियों के द्वारा आपराधिक गतिविधियों का संचालन और विशेषकर इसके साथ इसमें अमानवीय व्यवहार का दृश्य यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपको दिखाई पड़ता है। इसके जो मुख्य पात्र हैं इसके बारे में आप याद रखिएगा। विशेषर उर्फ बिशु जो मुख्य पात्र के रूप में है, हीरा बिशु के पिता, बिंदेश्वरी प्रसाद उर्फ बिंदा जिसके द्वारा इन कृत्यों को बेलछी नरसंहार को अंजाम दिया जाता है, रुकमा बिंदा की पत्नी, दा साहेब मुख्यमंत्री जो गृह मंत्रालय का भी जिन पे प्रभार है, सदाशिव अन्ने सत्ताधारी पार्टी के अध्यक्ष, जोरावर स्थानीय बाहुबली और दा साहेब का सहयोगी। ये आपका अंतिम नाटक था जिसका पूरा परिचय हमने आपको दिया। जितने भी इससे संबंधित पॉइंट्स थे मैंने तैयार किए, मैंने मेहनत की ताकि आपके लिए मैं सहायक हो सकूं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी मेहनत सफल हो और आप भी एग्ज़ाम में सफल होकर बहुत ऊंचे स्थान तक जाइए। इसी शुभकामनाओं के साथ आज का ये क्लास मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अगले वीडियो में फिर नए यूनिट के साथ, यूनिट 9 के साथ मैं हाजिर हो जाऊँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें ताकि आपके लिए मेहनत करने में मुझे और ऊर्जा मिले। आज तक इतना ही, बाय।